हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम डेंगू फीवर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं पैथोलॉजी के बहुत से टॉपिक्स मॉडर्न के डिस्कस कर चुकी हूँ। साथ ही साथ यदि आप बीएमएस फील्ड को बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको किसी और टॉपिक पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन। डेंगू इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस। एक वायरस के कारण जो है डेंगू डिसीज हमें होती है। द वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो एडिस इजिप्टाई। यहाँ पर ह्यूमन पर कैसे ट्रांसमिट होगा वायरस, तो इसका जो वेक्टर है वो फीमेल एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है। ये हमको डिफरेंस याद रखना है कि मलेरिया में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता है, बट डेंगू के केस में ये फीमेल एडिस इजिप्टाई होता है। दिस डिसीज used to be called breakbone fever because it sometimes cause severe joint pain and muscle pain that feels like bones are breaking. इसको ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है। डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से ज्यादा सीवियर जॉइंट पेन और मसल पेन देखने को मिलता है। देन डेंगू वायरस की बात की जाए तो इट इज एन आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू जीनस फ्लेविवायरस एंड फैमिली फ्लेविविरिडी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कॉजेटिव एजेंट क्या है डेंगू का, तो फ्लेविवायरस है। फिर वेक्टर क्या है, तो फीमेल एडिस इजिप्टाई है। कंसिस्ट ऑफ 4 serotypes। 4 serotypes होते हैं इसके, DAN डेंगू 1, 2, 3 and 4। All serotype can cause severe and fatal disease. There is short-lived cross immunity between these species. ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ डेंगू, कैसे ट्रांसमिट होता है डेंगू फीमेल मॉस्किटो से ह्यूमन बॉडी में। तो अ वाइल्ड एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो कैरिंग डेंगू वायरस बाइट्स अ पर्सन, यानी ऐसा इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके अंदर डेंगू वायरस हो यानी फ्लेवी वायरस हो, वो यदि किसी भी पर्सन को काटता है तो यहाँ पर एक इन्फेक्शन जो है वो कॉज होता है। मोर एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो कैन इन्फेक्टेड एंड कैन ट्रांसमिट द वायरस टू अदर पीपल। फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन को यदि और जो सही मॉस्किटोज है जिनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं था वो काटेंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। देन अगेन ये जो जो भी मॉस्किटोज है वो आगे चल के अदर कम्युनिटीज को बाइट करेंगे, तो वहां पर इस तरीके से डेंगू की साइकिल जो है वो चलती है। यानी कि इन्फेक्टेड एडिस इजिप्टाई एक नॉर्मल ह्यूमन को बाइट करता है, वहां पर वो इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर उसको नॉर्मल जो है मॉस्किटोज बाइट करेंगे, वो इन्फेक्टेड होंगे एंड देन ये इन्फेक्टेड मॉस्किटोज अगेन जाकर वेरियस कम्युनिटी को इन्फेक्टेड करते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी ट्रांसमिशन साइकिल थी। लाइफ साइकिल ऑफ एडिस इजिप्टाई। अब हम देखते हैं कि कैसे एक एडल्ट जो है मॉस्किटो बनता है। तो यहाँ पर फीमेल मॉस्किटो जो है वो एक होल्ड वाटर यानी जो स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, उसमें अंडे देती है। देन कुछ महीनों में अंडे जो है वो लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। अबाउट 5 डेज के अंदर ये लार्वा जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है और देन ये प्यूपा जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर एक एडल्ट मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कितनी जल्दी इनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। विद इन 15 डेज टू 1 मंथ यहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज जो है वो डेवलप हो जाएंगे। देन सिनोनिम्स ऑफ डेंगू फीवर, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ब्रेकबोन फीवर बोला जाता है इसे, डैंडी फीवर बोला जाता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर बोला जाता है। हेमरेजिक फीवर से क्वेश्चन आता है कि हेमरेजिक फीवर इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन में आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड ये सब मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हेमरेजिक फीवर जो है वो डेंगू के लिए याद रखना है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, जिस वजह से इसको हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। और इसी हेमरेज की वजह से जो पर्सन है वो शॉक में चला जाता है, जिस वजह से इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम भी बोला जाता है। और 7 डे फीवर। देन स्टेजेस ऑफ डेंगू फीवर, तो फेब्राइल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज एंड रिकवरी स्टेज। फेब्राइल स्टेज क्या होती है, तो फर्स्ट 4 डेज ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज फेब्राइल स्टेज। यहाँ पर हाई फीवर होगा अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, हेडेक, पिटेकी यानी ये जो आपको धब्बे धब्बे दिख रहे हैं स्किन में वो, जनरलाइज्ड आर्थलेजिया, माइलेजिया, ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन एंड अ रैश अकर्स इन 50 to 80%। देन क्रिटिकल स्टेज जो कि 4 to 7 डे तक रहती है, इसमें आपको ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा। यानी नॉर्मल जो है
व्हाइट ब्लड सेल उसका काउंट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, तो दैट इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। पीनिया में स्लो एंड ल्यूको में ल्यूकोसाइट से लिया गया है, जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट का नंबर भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी लीडिंग टू प्लाज्मा लीकेज दैट लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देन आती है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज होती है 7 to 10th डे के अंदर। यहाँ पर हीमोडायनेमिक स्टेटस जो है वो स्टेबलाइज्ड होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज, जो फ्लूइड ओवरलोड है वो भी इंक्रीज हो जाता है, दैट लीड्स टू सेरेब्रल इडीमा। देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर क्या होंगे, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 4 to 7 डेज। अभी हमने देखे कि 4 to 7 डेज के अंदर अपने को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन हेडेक, जॉइंट पेन एंड मसल पेन होता है, इसी वजह से इसको ब्रेकबोन फीवर बोला जाता है। नॉजिया, वोमिटिंग, पेन बिहाइंड द आईज, swollen ग्लैंड्स, रैशेस। आप देख सकते हैं आई पेन, मसल पेन, बोन पेन, जॉइंट पेन, नोजिया, वोमिटिंग, रैशेस एंड हेडेक। और एग्जामिनेशन आपको क्या क्या देखने मिलेगा, तो ये तो हमने पहले सिम्टम्स देख लिए पेशेंट में। एग्जामिनेशन के बाद यदि लो बीपी रहता है रेगुलरली 90/60 mm ऑफ Hg, तो यहाँ पर हम एक बाकी और सिम्टम्स के साथ तो हम यहाँ पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं डेंगू फीवर का। रैशेस देखने को मिलते हैं अबाउट 6 वीक्स में। बॉडी में रेड कलर के चकत्ते हो जाते हैं। लिम्फेडिनोपैथी, हिपिटोमेगली, अ वीक रैपिड पल्स और रेड आईज इस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रही है। लेबोरेटरी टेस्ट से क्या पता चलेगा, तो इन ब्लड टेस्ट ऑफ डेंगू पेशेंट एंटीबॉडीज लाइक IgM एंड IgG और NS1 प्रोटीन आर इन इंक्रीजिंग नंबर। इफ NS1 is present in dengue patient, it confirms dengue fever. तो NS1 मतलब क्या, तो NS1 होता है एक एंटीजन टेस्ट होता है। इसका मतलब होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1। ये जो है वो केवल डेंगू के टेस्ट में पॉजिटिव आता है, तो यदि ये पॉजिटिव है मतलब इट कंफर्म्स डेंगू। अमंग IgG एंड IgM, इफ IgG इज पॉजिटिव देन पेशेंट इज प्रीवियसली सफर्ड फ्रॉम डेंगू फीवर। यानी IgG और IgM जो एंटीबॉडी है, जो उसमें से IgG पॉजिटिव है, तो ये हमें पता चलेगा कि ये पेशेंट को पहले भी डेंगू फीवर हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर इसकी एंटीबॉडी बनी हुई है। इन डेंगू इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द लेवल ऑफ प्लेटलेट एंड PCV, यानी पेट सेल वॉल्यूम और प्लेटलेट का लेवल चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट यहाँ पर प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो डाउन होता है। रिस्क फैक्टर क्या क्या होंगे, तो फैक्टर्स दैट पुट यू एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डेंगू फीवर और अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ द डिसीज इंक्लूड लिविंग और ट्रेवलिंग इन ट्रॉपिकल एरियाज। Being in tropical and subtropical areas increase your risk of exposure to virus that cause dengue fever। यानी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में जो है वो डेंगू फीवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Prior infection with a dengue fever virus, previous infection with a dengue virus increase your risk of having severe symptoms if you are infected again। यदि यदि आपको पहले डेंगू हो चुका है तो आपके इन्फेक्शन वापस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉम्प्लिकेशन कब होगा, इफ सीवियर डेंगू फीवर कैन डैमेज द लंग्स, लिवर और हार्ट। यदि डेंगू फीवर सीवियर केसेस में है, उसका सही समय पर डायग्नोस नहीं हो पाया, ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर लंग्स, लिवर और हार्ट को डैमेज कर सकता है। ब्लड प्रेशर इतनी ज्यादा लो लेवल में डाउन हो जाएगा कि वहां पर शॉक जो हो सकता है, जिसको अभी हमने डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से पढ़े थे, और यहाँ पर इसके बाद डेथ भी हो सकती है। वार्निंग साइंस क्या होते हैं, इसमें आपको एकदम स्पेशल ध्यान देना है पेशेंट में कि एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस हो रही हो, वोमिटिंग, डायरिया, साइंस ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन, एसाइटिस। एसाइटिस मतलब जिसको हम हिंदी में जलोदर बोलते हैं, पेट में पानी भर जाता है एब्डोमेन में, लेथार्जी और रैपिड इंक्रीज इन हेमोक्रिट विथ फॉल इन प्लेटलेट्स। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू, हेमरेजिक फीवर एंड शॉक सिंड्रोम। डिफरेंस लिखने आता है डेंगू फीवर एंड डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम्स में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि ज्यादा अमाउंट में जो है हेमरेज हो रहा है या फिर पेशेंट शॉक की कंडीशन में जाने वाला है, तो उसमें सिम्टम्स डेंगू फीवर के सिमिलर दिखेंगे बट थोड़े सीवियर होंगे। जैसे स्किन जो है वो पेल और कोल्ड हो जाएगी, ब्लीडिंग होगी नोज से, माउथ से, गम से, वोमिटिंग विथ और विदाउट ब्लड, rapid weak pulse, difficulty in breathing, patient feels thirsty and mouth becomes dry। एपिडेमियोलॉजी यानी कितने केसेस जो हैं आपको जनरली डेंगू के देखने को मिलते हैं, तो इन इंडिया फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ डेंगू वाज रिकॉर्डेड इन 1812। यानी 1812 में डेंगू का एक बहुत ज्यादा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जनपद उद्वंश जो
महामारी, जैसे महामारी के रूप में डेंगू जो सबसे पहले आया था। A double peak hemorrhagic fever epidemic occurred in India for the first time in Kolkata between July 1963 and March 1964। और हेमरेजिक फीवर जो है वो बहुत ज्यादा केसेस इसके कोलकाता में नोट किए गए अबाउट जुलाई टू मार्च 1963 to 64। In New Delhi, outbreaks of dengue fever reported in 1967, 70, 82, 96, 12 और 15। An estimated 5 lakh cases of DHF यानी dengue hemorrhagic fever require hospitalization each year, of which a very large proportion are children। लगभग साल भर में 5 लाख केसेस जो है वो डेंगू हेमरेजिक फीवर के रिपोर्ट किए जाते हैं। इसमें से ज्यादातर केस में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। A rapid rise in urban population is bringing greater number of people। देन प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम? देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एनवायरमेंट में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रखें, वाटर वेक्टर जो भी ब्रीडिंग साइट्स है यानी रुका हुआ पानी, इन सब का ध्यान रखें। वाटर कंटेनर्स और को खाली करें समय समय पर। ग्रासेस जो बड़ी हो चुकी है उनको कट करें। पर्सनल प्रोटेक्शन रखें। केमिकल में स्पेस स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कंटेनर्स, पर्सनल प्रोटेक्शन, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट क्रीम्स, मॉस्किटो कॉइल्स। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम? तो इंक्रीज्ड ओरल फ्लूइड इनटेक इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। यानी डिहाइड्रेशन बचाने के लिए यहाँ पर हम ज्यादातर ओरल फ्लूइड को प्रेफर करते हैं। सप्लीमेंटेशन विद इंट्रावेनस फ्लूइड यानी आईवी दिया जाता है डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए। इस यदि पेशेंट जो है वो ओरल इनटेक करने के लिए अनेबल है या फिर कोमा के केसेस में या बहुत ज्यादा वीक है। A platelet transfusion is indicated in rare cases if the platelet level drops below 20,000 and the presence of melena may indicate internal gastrointestinal bleeding requiring platelet and RBC effusion। यानी यदि प्लेटलेट का लेवल 20,000 से कम चला जाता है तो वहां पर हमें वहां पर इंटरनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। इसमें हमको प्लेटलेट और आरबीसी ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड और प्लेटलेट को पेशेंट को चढ़ाने की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हम पेन रिलीवर्स भी देते हैं लाइक एसिटोमिनोफोन और एस्प्रिन जो है इस केस में अवॉइड करनी होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेंगू के केस में हम एस्प्रिन नहीं देते। क्यों नहीं देते? तो एस्प्रिन जो है वो यहाँ पर ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ा देती है, इस वजह से यहाँ पर हम एस्प्रिन को अवॉइड करते हैं। Then vaccination. The development of dengue vaccines began in the 1920s but was hindered by the need to create immunity against all 4 dengue serotypes। 1920 से ही डेंगू की वैक्सीन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। 2019 में डेंगू वैक्सीन डेंग वैक्सिया इज ओनली रिकमेंडेड इन दोज हु हैड प्रीवियसली हैड डेंगू फीवर और पॉपुलेशन इन विच मोस्ट पीपल हैव बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड। 2019 में डेंग वैक्सिया नाम से वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई, पर ये उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो कि प्रीवियसली डेंगू फीवर से या तो इन्फेक्टेड है या फिर जो उनकी बहुत जहां जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहां पर मोस्टली पीपल जो है वो इस डिसीज से इन्फेक्टेड है। द वैल्यू ऑफ वैक्सीन इज लिमिटेड बाय द फैक्ट दैट इट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवियर डेंगू इन दोज हु हैव नॉट प्रीवियसली बीन इन्फेक्टेड। इट इज गिवन एज 3 इंजेक्शन ओवर अ ईयर यानी साल भर में तीन डोसेज इसकी दी जाती थी। थैंक यू सो मच। होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियोस को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि डेली वीडियोस में अबाउट 7 PM अपलोड करती हूँ डेली, तो वहां आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।